नमस्कार। आप सभी का हमारे लाइव प्रोग्राम में, इस लाइव डिबेट में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार एक इस लाइव प्रोग्राम के जरिए जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या बेहतर और होना चाहिए जनता के लिए, और जनता के लिए क्या बेहतर विकल्प हैं, राजनीति में भी, अर्थशास्त्र में भी, और तमाम हमारे समाज में भी। इसी के जरिए हम लोगों तक जुड़ते हैं और अपने मेहमान के साथ उन तक, एक तह तक पहुंचते हैं उन सवालों की जिनका सरोकार हमारी जनता को होता है। आज भी हम एक मुद्दे के साथ आपके बीच में हैं। वो मुद्दा है राजनीति का वो है चुनाव का मुद्दा। और चुनाव भी है बिहार में। बिहार का चुनाव अपने आप में ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बिहार के चुनाव में बाहुबल, धनबल जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी हैं, मैं उनका भी आपको तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ संदीप त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश शर्मा जी, जिनका ये राजनीतिक विशेषज्ञ और बिहार की राजनीति पर इनकी जो नजर है वो शुरुआती दौर से है। पत्रकार भी रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और बिहार की राजनीति पर अच्छी खासी एक अपनी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी है दिल्ली से, राहुल शर्मा, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। आज का जो चर्चा करने का विषय है वो बिहार की राजनीति रहेगा। बिहार पर हम फोकस करेंगे और जानेंगे वहां के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए वो उनको कितने मिल पा रही है। सबसे पहले मैं सीधा सत्य प्रकाश जी के पास आऊंगा। सत्य प्रकाश जी, चुनाव नजदीक आ चुके हैं बिहार के, और लगभग घोषणा ही होनी बाकी है, तारीखों का ऐलान होना ही बाकी है। लेकिन जो अभी जो कोरोना काल में जो बिहार की जनता के साथ, प्रवासी मजदूरों के साथ हुआ, कितना बड़ा इम्पैक्ट वहां की राजनीति पर वो पूरा प्रकरण डालने वाला है। आपकी सत्यप्रकाश जी, आपसे मेरा यही सवाल था कि कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर का जो मुद्दा था, ये बहुत ही गरमाया हुआ था। अब जब प्रवासी मजदूर अपने गृह क्षेत्रों में पहुंच गए हैं, बिहार में वो जाकर पहुंच गए हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट अब वहां की राजनीति में वो तबका डालने वाला है या डाल सकता है कहीं। सत्यप्रकाश जी तक मेरी आवाज शायद देर से पहुंच रही है। हमारे साथ संदीप त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन जब बात बिहार के चुनाव की आती है तो आम आदमी पार्टी भी एक दांव खेलने में लगी है बिहार में। वो भी एक सत्ता की जो चाशनी है उसमें एक डुबकी लगाने के ताक में बैठी हुई है आम आदमी पार्टी भी। इनसे भी हम चर्चा करेंगे। संदीप, अगर बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए और दिल्ली की राजनीति की बात की जाए, आप दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं पिछले अगर आप कहते हैं 3 बार से आप मुख्यमंत्री चुनकर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई आ रही है। क्या आपको लगता है कि आप उस बिहार की जो राजनीति के में एडजस्ट हो पाएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में तो धन बल, बाहुबल जैसे शब्द राजनीति की जुड़े हुए हैं वहां पर। अंशुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अभी पहुंच जाएगी। शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं पहुंच पा रही होगी। साउंड नहीं। संदीप त्यागी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, अभी लग रहा है दोनों से ही संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहुल शर्मा भी हैं। राहुल शर्मा हमारे संवाददाता है, दिल्ली से हैं फिलहाल। राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? जी मिल रही है, आपकी आवाज मुझे बताएं। जी। राहुल, एक बहुत बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो कोरोना संकट में अपने गृह क्षेत्र वापस पहुंचे। उसमें बिहार की भी काफी जनता थी, जनसंख्या थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग वापस गए हैं। कुछ ज्यादा अच्छा मैसेज नहीं जा रहा।
तो क्या लगता है कितना बड़ा इम्पैक्ट वो वहाँ की राजनीति पर डालेंगे? देखिए, वो इम्पैक्ट जो है वहाँ की राजनीति पर बहुत अच्छा खासा पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ के प्रवासी मजदूर वहाँ वो बिहार में पहुंचते हैं और बिहार में जाके वो अपने निवास स्थान से ही वहाँ पे अपना वर्क करना चाहेंगे, तो जो वहाँ पे जो इंडस्ट्री एरिया जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा वहाँ पहुंचेगी। तो जहाँ तक है, बिहार को बहुत ज़्यादा फायदा है और उसकी राजनीति को भी ज़्यादा फायदा होगा। जी। जी, राजनीति को जरूर फायदा होगा। हमारे साथ पी के राघव भी जुड़ गए हैं, सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राघव जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है क्या? बिल्कुल सर, आ रही है। जी, राघव जी, बात आज कर रहे हैं बिहार की राजनीति पर। अंशुल जी, आपकी आवाज बिहार की बिल्कुल आ रही है राजनीति मेरे। में बिहार की राजनीति में बात की जाती है धन बल बाहुबल जैसे शब्दों की, हाँ जी। लेकिन जो प्रवासी मजदूरों का जो पिछले दिनों मुद्दा उठा, कितना बड़ा इम्पैक्ट वो वहां की राजनीति पर डालेगा? अंशुल जी, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हम जिसको कह रहे हैं वो नींव है हमारे देश की। और इस बार जी जो राजनेताओं ने उनके साथ व्यवहार किया है, उसके हिसाब से आप देखना जी कि हर वोट उनकी वैल्यू रखेगी। और राजनीति में बहुत उलटफेर होने वाला है। मेरी राय से बिहार की जी। राजनीति में तो बहुत ज्यादा उलटफेर होने वाला है, यूपी और बिहार की में। क्योंकि इस बार वो प्रवासी थे, पहले वोट डालते नहीं डालते, लेकिन उनका वोट इस बार निर्णायक होगा, निर्णायक तो साबित क्या होगा। आप ये कहा जा सकता है कि वो एलिमेंट, जो जो कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर थे, वो एलिमेंट काम करेगा सत्ता परिवर्तन में वहां की? बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। क्योंकि जिस राज्य से वो गए हैं और जिस भी राज्य में वो रहते थे, दोनों राज्यों ने उनको दरकिनार किया है कोरोना काल में। चाहे उन्हें लाने के बात हो, चाहे उनके खाने पीने की व्यवस्था की बात हो, चाहे उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की बात हो। वो दोनों स्टेटों की सरकारों से त्रस्त रहे, केंद्र सरकार से भी त्रस्त रहे। उनका हर एक वोट इस बार लेकिन वैल्यूबल रहेगा। जी, लेकिन एक एक बड़ा दिलचस्प सवाल है इसमें। सभी जहाँ 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 पर उनकी संख्या ज्यादा थी, जो बिहार प्रवासी मजदूर हैं, दिल्ली है, बिहार है, हरियाणा में भी बहुत बड़ी संख्या है, पंजाब में भी है। लेकिन वहाँ की सरकारें लगातार ये दावे करती आई हैं कि हमने इतने लाख लोगों को खाना दिया, हमने इतने लाख लोगों को रहने की जगह दी। उसके बावजूद भी क्यों वहाँ की सरकारें उन लोगों को अब अपने प्रदेशों में रोकने में नाकामयाब हुई? क्या ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी एक राजनीतिक एक दबाव था? तो वो लोग भी एक राजनीतिक, कहना नहीं चाहिए शायद, ये सवाल भी गलत होगा मेरा, लेकिन क्या राजनीतिक खेल के चलते ही तो ये सब पूरा प्रकरण नहीं हुआ? देखिए, इसमें राजनीति तो हुई है। आप माने या ना माने, राजनीति बहुत लेवल पे हुई है। जी क्योंकि अगर उनको खाना व्यवस्था या उनकी सुविधाएं मिलती तो शायद वो ना जाते छोड़कर, है जी ना। तो वो सिर्फ टीवी न्यूज में बोल देने से या भाषण में दे देने से उनको उनकी वो जरूरतों की चीजें नहीं मिली हैं। उन्हें मजबूरन होके जी उन्हें वहां से जाना पड़ा, अपने घर के लिए निकलना पड़ा। और हमने हमने जी सबने देखा है रोडों पे क्या हाल रहा है। जो लोग पैदल से जा रहे जी हैं, जी जी साइकिल से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, अगर उन्हें मूलभूत सुविधाएं जी। मिल जाती तो क्या वो जाते? वो नहीं जाते, वो राजनीति का शिकार हुए हैं। और बस अब ठीक जनता है। जो है इस बार जवाब देगी वोटों से उनका। संदीप त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज हम मेरे पास नहीं आ रही, शायद आपका फोन म्यूट पे चला गया है, आप उसको एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है। राघव, आपसे बात चल रही थी। अब अगर कहा जाए कि वहाँ की जो राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है, चाहे वो जेडीयू और आरजेडी का पहले एक संगठन एक बन गया हो, उन्होंने मिलकर एक सरकार बनाई हो, उसके बाद उनका जेडीयू का नीतीश कुमार का वहां से मन हटा और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। क्या इतना आसान हो गया है बिहार की राजनीति में? सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है? वहां के जो लोग हैं, आज भी हम बात करते हैं सालों पुरानी, अगर बिहार के कई जिले ऐसे हैं वो आज भी सालों पुरानी, जाके हम देखते हैं तो वो बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या सिर्फ सत्ता का जो ये जो तंत्र है, ये इतना वही सब कुछ है क्या वहां पर? क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव की अगर बात करिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ अनाउंसमेंट की थी 1.25 लाख करोड़ के एक पैकेज की। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ घोषणा करने से ही लोगों को लाभ मिलेगा, या उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने से लोगों को लाभ मिलना चाहिए? एक्चुअली एक बात मैं आपकी कहूंगा कि घोषणाएं जो होती हैं, आपको भी पता है, मुझे पता है, सिर्फ कागजों पे होती है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाती है? पहली बात। दूसरी बात, मैं बिहार खुद गया हूँ। बिहार में इतनी लैंड अनयूज पड़ी है,
इतनी सुविधा अगर वहां चाहे तो जी इंडस्ट्री क्यों नहीं बना सकती? राज्य सरकारें अगर करना चाहें। बिहार में मैं सिवान क्षेत्र में गया था, आपको बताता हूँ। मैं जी जहां तक नजर जा रही है वहां तक इतनी लैंड खाली पड़ी है, जंगल पड़ा हुआ, मतलब जंगल भी नहीं कहूंगा क्योंकि पेड़ नहीं है उसमें, सिर्फ झाड़ फूक बंजर जमीन है। क्या वहां इंडस्ट्री नहीं बन सकती? जो घोषणा इतना बड़ा जी। पैकेज की करते हैं कि इंडस्ट्री लगाने के लिए इतना बड़ा पैकेज भी कम पड़ता है। ये सब बेकार की बातें हमारा करते हैं कहा बाकी लोग। जाता है सुशासन की सरकार है, सर अगर वहां पे कुछ सुशासन, ऐसी सुशासन तो का क्या मतलब क्या ये जो होता है? सुशासन वाला फैक्टर जो है, क्या बेरोजगारी वाले फैक्टर से ऊपर पहुंचेगा बिहार के राजनीति? कि इस बार सुशासन फेल होगा बिहार में। कारण है जो प्रवासी मजदूर था वो पिछले वो अगर इलेक्शन में जाते सब वो लोग वोट नहीं डालने जाते थे। लेकिन इस बार प्रवासी मजदूर जो परेशान होकर गया है वोट डाले, और वहां जो अपने बिहार में या यूपी में जो उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी हैं उसका इम्पैक्ट डलेगा, उनके परिवारों के द्वारा इम्पैक्ट डलेगा। और सुशासन ठीक बेरोजगारी है। का कोई ऑप्शन नहीं है। बेरोजगारी एक डिफरेंट वे है और सुशासन एक डिफरेंट वे है। जी 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 जी, संदीप त्यागी भी है। संदीप जी, आवाज, आपकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। एक बार हेडफोन हटा के बात कर लीजिए तो हो सकता है बेहतर तरीके से संपर्क बन जाए। आवाज आ रही है? आप इतनी कीजिए। अब आवाज आ रही है। आ रही है। संदीप जी, आपसे मेरा यही सवाल था। आप अपनी सर एक मिनट सर, कैमरा मेरी अपनी आवाज ऑफ आ रही है करें। आपको? जी सर बिल्कुल आ आवाज आ रही रही है। है मेरी आपको? हाँ आ रही है, हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ आ रही है रही है, संदीप जी। प्रॉपर आ रही है। मेरा आपसे यही सवाल था। बोलिए सर बोलिए। आम आदमी पार्टी भी बिहार की जो राजनीति की जो चाशनी है उसमें डूबना चाह रही है। तो हाँ जी। आपको नहीं लगता कि आप उस राजनीति में कंपेटिबल होंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की राजनीति उससे बेहद अलग है, और आपने भी पहले भी वहां सर पे दांव खेला है और हार का आपको सामना करना पड़ा है। हम्म, सर मैं आपको बता दूं, एक दो साल में ना कि केवल दिल्ली की, पूरी भारत की जनता समझ चुकी है। और इसके बाद देख लेना आप, जिस राज्य में भी चुनाव होंगे आज के बाद या अब के बाद, या फिर सेंटर के भी चुनाव हो, तो भारत की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट देने वाली है। बिजली, पानी, रोजगार, जैसा राघव जी ने बताया, तो क्या इंडस्ट्रीज, आपको लगता है कि ये जो कोरोना काल में हुआ बिहार की जो प्रवासी मजदूर थे उनके साथ हुआ, आपको लगता है कि क्या अब बिहार से भी मांग उठेगी कि जैसे दिल्ली में होती है कि हमें भी बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं वो जी चाहिए, बिल्कुल सस्ते सर रेट्स बिल्कुल। पे चाहिए? सर 6-7 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को। मंदिर, मस्जिद, धर्म, पाकिस्तान, चीन, और तो मुझे लगता नहीं है। तो 5-6 साल तो जनता को आपको लगता है देखते कि होंगे, जनता को पता है कि वहां इससे पे भी कुछ नहीं होने वाला। चाहिए भारत की जनता को रोजगार देखिए, चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उन्हें किसी और चीजों से कोई मतलब नहीं है। 6 साल से जिस चीज में उन्हें बहकाया जा रहा है ना, उन चीजों का हल हुआ, और जनता को जी, उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे लेकिन चीन की और वहां हाँ। की राजनीति में आम आदमी पार्टी भी आपने अभी अभी कुछ कुछ दिनों पहले भी एक अपने नए प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह है उनको मैदान में उतार दिया है। क्या आपको लगता है हम्म, कि आपका संगठन वहां पे है, और अगर है भी तो वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब होगा, उनके अपने पक्ष में जी वोट सर, डालने के लिए उन हमारा लोगों को अवेयर कर सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, ना कि केवल दिल्ली से, पूरे भारत से लोग जुड़ रहे हैं। और बिहार में भी हमारा मजबूत संगठन काम कर रहा है, लोगों को समझा रहा है और कामयाब भी हो पा रहा है। और जब ये चुनाव होंगे बीजेपी के, जो रिजल्ट आएंगे उसमें जितनी हमारी सीट लेकिन आएंगे, उससे लेकिन आपको एक पता चल आरोप जाएगा। भी आपके ऊपर लगता है, एक आरोप जी भी सर आपके जी। ऊपर लगता है कि जब कोरोना काल में प्रवासी मजदूर का जो मुद्दा उठा था, जब आप हमने सभी ने देखा, हम्म। पूरे देश ने देखा कि कैसे दिल्ली में के बस अड्डों पर भीड़ जुट गई थी, जी और उसमें ज्यादातर यूपी और बिहार के बहुत बड़ा बिल्कुल। संख्या थी उनकी, बिहार की तो सबसे बड़ी संख्या थी। पूर्वांचल का जिक्र और होता अगर देखा जाए तो दिल्ली से बिहार तक का रास्ता वहां के लोग पैदल तय करके पहुंचे हैं, कुछ है। ने अपनी जान भी गंवाई है। हम्म। आपको लगता है कि जब आप उनको दिल्ली में एक इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, उनको समझा नहीं पाए कि आप दिल्ली में रुकिए, हम आपको सुविधाएं देंगे यहाँ पे, आपको लगता है कि आप बिहार में जाके उनको समझा पाएंगे उस सर चीज के लिए? सर मैं कोरोना काल में बता दूं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य समाज की सहायता से, ना तो दिल्ली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा आज तक भी, जब तो शुरुआत की बात थी कि कोई भूखा हो, या किसी के पास पर्याप्त राशन ना हो, या किसी के घर में बिजली ना हो। लेकिन सिर्फ जो उनके प्रवासी मजदूर इस वाला तरह आखिर सर, आखिर वो पूरा जो प्रकरण था वहां पे दिल्ली सरकार फेल क्यों हुई?
नहीं सर, दिल्ली सरकार फेल नहीं हुई वहां पे। दिल्ली सरकार, आप ये बताइए, हम यदि प्रवासी मजदूरों को बस द्वारा छोड़ भी सकते थे तो बॉर्डर तक ही तो छोड़ सकते थे। वहां के बाद की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी या फिर बिहार सरकार की थी, या तो योगी सरकार हमारे तक कहती सर हम असमर्थ है वहां तक पहुंचाने के लिए, तो हम पूरी व्यवस्था करते हैं वहां तक, ना हम अधिकार दिए गए। और मैंने तो आपको भी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी तो छोड़ो, और अन्य पार्टी के नेताओं ने जब योगी सरकार को प्रस्ताव दिया कि हम 1500 बस दे रहे, उन्होंने उनका ठुकरा दिया। साफ साफ पता लग रहा है बीजेपी सरकार ये चाहती थी कि प्रवासी मजदूर इतना दुखी हो गए, वहां पर पहुंचे, परेशान हो। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार ने इसमें राजनीति करी है। आम आदमी पार्टी 243 में से आपने इतना काम किया, प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया आपने, दिल्ली में रहकर जो बिहार से आए लोग हैं उनकी मदद की। 243 सीटों में से क्या आम आदमी पार्टी क्या किसी गठबंधन के साथ उतरेगी या सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी? इस पर आपकी क्या राय है? सर जहां तक गठबंधन का सवाल है तो आने वाला समय बताएगा कि करेंगे या नहीं करेंगे। अभी इंडिविजुअली सारी पार्टी लगी हुई है, हम भी अपने सामर्थ्य में चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक, और सारी सीटों पर चुनाव उतारेंगे और सब कुछ सही रहा तो सरकार बनाएंगे बिहार में। चलिए, आपने तो दावा कर दिया अभी से सरकार बनाएंगे, लेकिन हाँ जी बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ अब हिंदुस्तान में आज के बाद जो चुनाव होगा वो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, आपके जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो खुद ही उस गठबंधन का हिस्सा हुए थे जो महागठबंधन के जो ऐलान हुआ था। नहीं सर, अभी इसी चुनाव की बात चल रही है सर, बिहार के आने वाले चुनाव की जो जी ठीक है, बिहार के चुनाव की बात चल रही है, लेकिन उसमें जब वो गठबंधन हुआ था तो आप आम आदमी पार्टी ने सीधी घोषणा की थी कि हम बीजेपी के अगेंस्ट होंगे, हम जो केंद्र सरकार है उसके अगेंस्ट हमें बोलना है। लेकिन आपने भी जो कोरोना काल हुआ उसके बाद जो अब फिलहाल का जो सिनेरियो चल रहा है, आपने भी केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला लिया। तो कहीं ऐसा नहीं है कि बिहार में भी आपकी कहीं ना कहीं एक गठबंधन की कहीं एक सुबहट देखने को मिले आम आदमी पार्टी की तरफ से? सर एक मिनट सर, मैं ये क्लियर कर दूं और आपको इसकी जानकारी भी है, आम आदमी पार्टी एक आम आदमी पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है। वो अलग बात है, राजनीति में आना है तो पार्टी बनानी पड़ती है, चुनाव लड़ाना पड़ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है चुनाव। चलिए, आंदोलन कितना धरातल पे काम कर पाएगा, उसके लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनसे भी एक बार जान लें। सत्य प्रकाश जी, क्या कहती है बिहार का जो समीकरण फिलहाल का जो बन रहा है, अभी जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन जो गठबंधन हुआ था उसको छोड़ने का ऐलान कर दिया, क्या कहता है फिलहाल का समीकरण बिहार की राजनीति का जो ऊठ है वो किस तरह बैठने वाला है? देखिए अंशुल, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो इस बार का इलेक्शन है वो पिछले सभी इलेक्शन से इस बार के इलेक्शन का मुद्दा अलग हो। पिछले जो इलेक्शंस हुए उसमें देशभक्ति, राष्ट्रवाद, जातिवाद, प्रांतवाद विषयों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस बार का मुद्दा खास करके जब से लॉकडाउन के बाद जो पूरे देश से बिहार के मजदूरों ने पलायन किया, इसके बाद एक वहां पे अलग लोगों की डिमांड हो रही है कि बिहार में ऐसी समस्या क्यों आई और बिहार के लोग इतने बड़े स्तर पर क्यों पलायन किए। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे जीतन राम मांझी की हम हो या पप्पू यादव की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से एक गठबंधन करने का प्रयास किया है और सभी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके साथ भी गठबंधन कर रही है। लेकिन जहां तक बात रही कोई नई पार्टी, आम आदमी पार्टी अगर वहां बिहार में जाती है तो अभी आम आदमी पार्टी की वो वहां पे पकड़ नहीं है कि बिहार की जनता इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी को गले लगा ले। दूसरी चीज, जो लालू यादव अभी जेल में, और लालू यादव के बेटे जो है वो उनका आपस में पारिवारिक विवाद भी रहा जो कि मीडिया में खुलकर सामने आई, और तेजस्वी यादव ने अभी एक सार्वजनिक तौर पे माफी मांगा कि मैं बिहार की जनता से पिछले 15 वर्षों में जो उनके पिता और माता के द्वारा जब वो मुख्यमंत्री थे जो गलतियां की गई वो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा तो क्या सिंपैथी गेन करने की कोशिश तो नहीं थी वो तेज प्रताप की, तेजस्वी की, एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश तो नहीं है कि मेरे पिता जेल में है, हम माफी चाहते हैं कि कुछ अगर गलत किया होगा तो? क्योंकि
क्योंकि सबकी नजरें अगर एक आम जनता की नजर की अगर बात की जाए, बिहार चुनाव की जब बात की तो सबसे पहला नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। हालांकि वो जेल में है, तो अब सबकी नजरें उनकी एक जोड़ी पर है, वो है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। तो क्या कितनी उम्मीद इस चुनाव में लग सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो उन्होंने बहुत बेहतर काम करके दिखाया था। देखिए, जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी यादव ने एक अपनी छवि बनाई है बिहार में, और अच्छी छवि बनाई है, नो डाउट। जो उनके पारिवारिक अपने प्रॉब्लम्स हो, जो उनके लालू यादव तो के कार्यकाल में और राबड़ी देवी के कार्यकाल में हुआ हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ हद तक अपनी छवि बनाई है, और बिहार की जो समीकरण है, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, जो बिहार के बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आप पटना से लेके हाजीपुर से गया और मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इन सभी जिलों के जो विधानसभा सीटें हैं, 243 में करीब करीब 48 सीट्स के आसपास है, जहां पे यादव बहुल है या तो फिर मुस्लिम बहुल है। इन इलाकों में लालू यादव की एक पकड़ है, और लालू यादव ने जो MY समीकरण है, इसको बड़ा अच्छे से पिछले जो 15 साल के कार्यकाल थे वहां उन्होंने किया था। उसके बाद जब नीतीश कुमार की सरकार, जब नीतीश कुमार की सरकार आई वहां पे, तो उस MY समीकरण में इन्होंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे, जैसे नालंदा की कुछ सीटें हैं, कुछ गया के आसपास की सीटें हैं, कुछ मुजफ्फरपुर के आसपास, कुछ बेतिया, सिवान, इस तरीके के जो मुस्लिम बहुल, जैसे परिहार विधानसभा है, तो इन सब सीटों पे उन्होंने कुछ प्रभाव डाला था। लेकिन जब लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी पिछले चुनाव में 7 चुनाव लड़ी थी, तो उसमें यह भी कहा गया था कि नीतीश कुमार के वोट्स तो कन्वर्ट हो गए लालू यादव की पार्टी में, लेकिन लालू यादव के जो पुराने वोटर्स थे, उन लोगों ने नीतीश कुमार को वो कन्वर्ट नहीं हो पाए। हाँ, तो ये भी एक समीकरण, और कितना तेजस्वी यादव इसको कन्विंस कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय होगा। जी जी, चलिए, ये तो बात नीतीश की और तेजस्वी की बात हो गई, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात हो गई, RJD JDU की बात हो गई। लेकिन एक फैक्टर निकल के आता है भारतीय जनता पार्टी का। पिछली बार भी 52 सीट वो लेकर आई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले ही अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली के दौरान अनाउंस कर ही चुके हैं वो कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे। तो आपको नहीं लगता कि पहले ही बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है नीतीश कुमार के आगे? क्या उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकती बिहार में, अब उनको नीतीश कुमार की जरूरत है? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार की बात है, नो डाउट नीतीश कुमार बिहार में बहुत बड़ा चेहरा। बिहार क्या, वो देश की राजनीति में एक समय था कि जब वो बहुत बड़ा बीच में ओपोजिशन में गए थे, तो ये माना जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार की अपनी छवि है, उन्होंने एक छवि बनाई है। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में इनके जो आपस के कुछ वहां पे लीडर्स रहे, जैसे अनंत सिंह का विवाद हुआ, इसके अलावा वहां पे स्वर्णों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। जैसे एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, आज ही मैं पढ़ रहा था, कोई नाम था उसका। हाँ, एक नई पॉलिटिकल पार्टी कोई है, वो बड़ा अच्छा वहां पे लोगों को, खास करके जो फॉरवर्ड एरियाज है वहां पे उसने कन्विंस करने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से फॉरवर्ड वोट बैंक पे नीतीश कुमार अगर नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये डर है। लेकिन बिहार की जनता की जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वोटिंग का, जो उनका जो पिछला उनका स्टाइल जो रहता है, उसमें एक बड़ा फैक्टर आता है अपराध का। वहां पे अपराधियों का भी बोलबाला है, और सभी पार्टियों का यही हाल है। तो क्या इस बार, जैसे नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, हम सुशासन कुमार उनको कहा जाता है, उनका एक नाम लिया जाता है, लेकिन सुशासन के साथ साथ क्या अब लोगों को रोजगार की भी जरूरत है? क्या अब लोग डिमांड करेंगे उनसे कि भाई सुशासन के साथ साथ हमको अब रोजगार भी दिलाइए, तभी हम आपको वोट करेंगे? देखिए, जहां तक आप बात सुशासन की कर रहे हैं, सुशासन में आपको पता होगा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का केस क्या है। बिल्कुल, मैं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नीतीश कुमार तक उसकी जो है आंच गई है। तरीके से पिछले कुछ दिनों में क्राइम का ग्राफ जो है बिहार में बढ़ा है, घटा नहीं है। और बात रही सुशासन बाबू की, तो एक इमेज बिल्डिंग है सुशासन बाबू, बस इमेज बिल्डिंग है, ऐसी कुछ वहां पे
जो एक आम जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में ये नहीं है कि सुशासन कुछ वैसी है। देखिए सुशासन क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट देना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम तो नहीं। अगर ये चीजें सुशासन होती तो आज इतने बड़े लेवल पे बिहार से माइग्रेशन नहीं होती। क्या 2000 के पहले ही माइग्रेशन हुई? ऐसी बात नहीं है, 2000 के बाद भी माइग्रेशन, हाँ, बहुत बार हो चुका है इससे पहले भी। और सुशासन की एक छवि बनी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इस बार के इलेक्शन में नीतीश कुमार को इसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों की एक ज्वाइंट और कलेक्टिव एफर्ट से कुछ जो राष्ट्रवाद का विषय है इस पे अगर उनको बेनिफिट मिल जाए तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बस हाँ, बात ये रही कि ऑपोजिशन पार्टियां किस तरीके से वहां काम करती है, क्या वोट बैंक है उसको कितना प्रभावित। जी, लोकसभा चुनाव में बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी अनाउंस किया था कि, और लोगों से पूछ के अनाउंस किया था कि कितने लाख रुपया, कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज जनता को दे। तो फाइनली तय हुआ कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो बिहार की जनता को मिलने वाला था। अगर वो पैकेज का जनता को मिला है तो रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़े बिहार में, और अगर वो नहीं मिला है तो फिर उस अनाउंसमेंट का क्या हुआ, उस प्लानिंग का क्या हुआ जो जनता को मिलने वाले थे। तो क्या ये नहीं है कि जनता ने बिहार में बहुमत नहीं दिया तो इसलिए उस पैकेज को भी टाइट कर दिया गया? देखिए, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिलीज की गई स्कीम या दी जाने वाली स्कीम की बात है, शायद सबको पता है कि ये जो घोषणाएं होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे होती है और नीचे क्या होता है, जमीनी स्तर पे क्या इन सब चीजों का असर होता है। अभी घोषणाएं हुई है, जो घोषणाएं हुई है उसका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट अभी तक है, क्योंकि मैं अभी कुछ करीब पिछले सप्ताह की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं जैसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार, ग्रामीण इलाकों में लोगों की ये शिकायतें थी कि वो दिल्ली से पैदल आ गए, उनको पैदल आने के बाद गांव में ही क्वारंटीन कर दिया गया, उनको खाने तक नहीं मिला। तो अगर स्कीम्स की बात की जाए तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जहां तक केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि की बात है उसको स्टेट गवर्नमेंट और मशीनरी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके पॉलिटिकल एडवांटेज लेती है, ये बहुत बड़ी चीज होगी। क्योंकि सेंटर की अपनी पॉलिसी है, स्टेट की अपनी पॉलिसी है, और दूसरी चीज जो बिहार इलेक्शन की इक्वेशन होती है। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं, जो जेडीयू है, उनका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंच से घोषणा की 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की, उसके बाद जो नीतीश कुमार का बयान आया तो उन्होंने कहा ये सिर्फ एक इलेक्शन प्रोपोगेंडा है। तो जो इलेक्शन प्रोपोगेंडा है, अगर आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश भी चला रहे हैं, गठबंधन में भी हैं, और आप प्रधानमंत्री मोदी को दरकिनार कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनको भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं बोलना चाहिए कि आपने जो मेरे प्रदेश में घोषणा की आप उनका वो जो पूरा जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो हम आपसे गठबंधन खत्म करेंगे। तो जनता के अंदर जो मैसेज है कि सुशासन की सरकार है, अपराध मुक्त सरकार है, रोजगार दिलाने वाली सरकार है, वो चीज तो खत्म ही हो गई ना, क्योंकि पीएम ने घोषणा की और आपने उसको तुरंत ही कह दिया ये सिर्फ इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, और दूसरा चेहरा आपका ही है कि आप उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक मीठा मीठा खाने वाली बात और खट्टा खट्टा छोड़ने वाली बात तो नहीं चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से तो साथ है, उनकी पॉलिटिकल गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार ने आज नहीं, मतलब जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई थी तो उन्होंने विरोध भी किया था, और उनकी आइडियोलॉजी वो मानते हैं कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, भारतीय जनता पार्टी से डिफरेंट। वो अल्पसंख्यकों को साथ ले चलने की बात करते हैं, वो खुले मन से कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है वो जेडीयू के साथ है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो है सुशील कुमार मोदी।
सुशील कुमार मोदी ने बहुत मेहनत की, कि किसी से छुपा तो नहीं है, बिहार की जनता भी जानती है कि जब बिहार में वो विपक्ष में बैठे थे तब भी उन्होंने संगठन को मजबूत बनाए रखा, कई तरह के आरोप भी लगे हुए, कंट्रोवर्सी के भी शिकार हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता कि सुशील कुमार मोदी को कभी भी नीतीश कुमार के मतलब एक कंपैरिजन में नहीं रखा गया? उप मुख्यमंत्री बेशक वो है, लेकिन कभी भी उनको वो जितनी उन्होंने मेहनत की थी ग्राउंड में, उस हैसियत के हिसाब से उनको एक प्रेजेंस नहीं दी जाती बिहार की राजनीति में या बिहार की सत्ता में, कह लीजिए। देखिए, इसके पीछे दो जो सबसे बड़ी चीज है जो समझने की जरूरत है कि आखिर नीतीश कुमार या लालू यादव या उनके बेटे ही बिहार की सत्ता में क्यों आगे किए जाते हैं मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में। देखिए, बिहार की राजनीति जो है वो जातिवाद पे बहुत बुरे तरीके से प्रभावित है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी अपनी अपनी छवि है। सुशील मोदी का वो वोट बैंक अपने स्तर पे नहीं है जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। कुर्मी कुशवाहा जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिस प्रकार यादवों का बहुत बड़ा। ठीक है, हमारे साथ पीके राघव भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे मैं आखिरी सवाल कर लेता हूँ, फिर टाइम की भी शॉर्टेज है, एक एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। पीके राघव जी, एक छोटे छोटे जो दल होते हैं इनका भी एक अहम भूमिका हो जाती है, लेकिन जब इनकी संख्या बड़ी होती है, बिहार में भी यही हाल है। एलजेपी है, उनकी भी 2 सीट आई थी पिछली बार, रालोसपा है, हम पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, निर्दलीय भी है, सीपीआई भी है। आपको लगता है कि जो छोटे छोटे दल हैं इस बार चुनाव में एक ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो सत्ता से हट चुका है, कम हुआ है, ये कह सकते हैं, कम हुआ है, हटा तो नहीं है लेकिन कम जरूर हुआ है। आपको लगता है कि छोटे दल अब बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आपने जो बात सही कही है बिल्कुल सही कही है। जैसे मांझी जी का गठबंधन हम है, या जैसे पूर्व मिनिस्टर हैं बिहार में नागमणि जी, उनकी पार्टी है, और कई और नई पार्टियां हैं बनी हैं, पुरानी पार्टियां बनी हैं, उनका गठबंधन हुआ है। अभी जल्दी में एक और संगठन आ रही है, रणवीर सेना है। जैसे आपको बिहार में रणवीर सेना का नाम आपने सुना होगा, वो भी बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं। वो नहीं, वो एक संगठन है अलग, जिसको हम भूमिहार कहते हैं। भूमिहीन का जो चल रहा है वहां पर, वो मेन फैक्टर है वहां। जी। में हमें मांझी जी ने और नागमणि जी ने मुझे जो मतलब बातचीत हो रही है, कुछ सेंध वहां लग रही है। तो फर्क पड़ेगा, छोटी पार्टियां भी अपना थोड़ा रोल दिखाएंगी इस बार, क्योंकि प्रवासी मजदूर जाएगा वो अपने लोकल लीडर पे जरूर जाएगा। तो लगता है कि जो हवा चल रही है, कोरोना के बाद जो हवा चली है, वो कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को भी कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल पहुंचाएगी, क्योंकि जो लीडर पुरानी पार्टियां हैं, पुराने लीडर्स हैं, उनको भी थोड़ा वो गौर करेंगे, वो बैकअप पे जाएंगे, क्योंकि इनको सब देख चुके। संदीप त्यागी है, आम आदमी पार्टी से है, वो भी अभी बिहार की राजनीति के लिए नए नवेले हैं, उनसे भी मैं एक बार जान लूं कि क्या ये जो स्कीम जो दिल्ली में जो स्कीम चलाई थी, क्या अगर बिहार में आप आते हैं और अच्छी संख्या में आप आते हैं, गठबंधन में आप आते हैं, तो आपको लगता है कि उस फ्री स्कीम भी बिहार के लोगों तक पहुंच पाएगी? कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, जो जिस तरह दिल्ली चल रही है सही तरीके से, जिस तरह जनता, दिल्ली की जनता खुश है, हिंदुस्तान में किसी कोने में हमारी सरकार बनती है, उसी राज्य में, उसी शहर में, उसी कॉलोनी में, उसी बस्ती में उसी तरह से सुशासन चलेगा, उसी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी जिस तरह दिल्ली मिल जाए, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोजगार हो। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस जो डिबेट थी इसमें आपने हिस्सा लिया। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होगा सर वहां पे। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन कीजिए। हम तो चाहते हैं कि वहाँ बिहार की जो जनता है वहां पे पुलिस हमारे हाथ में वो पहला राज्य होगा जहाँ पे वाली सरकार मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली यही कहना ठीक होगा कि अब जनता जो है वो जाग चुकी है। अब वो जो सरकारें हैं उनसे मांग करती है कि हमें अपराध मुक्त प्रदेश, रोजगार और तमाम जो हमारी मूलभूत चीजें हैं वो चीज की हमें आवश्यकता है, और आप उनको पूरा कीजिए, क्योंकि हमने आपको वोट देकर चुना है, आपको हमने जो राज्य के जो प्रमुख है उसकी कुर्सी पर बिठाया है। अब जनता जाग चुकी है शायद, और जागना भी चाहिए, क्योंकि समय भी है अब जनता के जागने का, क्योंकि अगर अब वो नहीं जागे तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो उनके अनुकूल नहीं रहेगा। चलिए, आपको सभी दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये डिबेट देखा, और अपने जो कमेंट है, जो आपके व्यूज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें डालते रहिए और हमें बताते रहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।